अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 34 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इश्तराकियत। जदीद सियासी अफकार में से ये जदीद निज़ाम फ़िक्र जो है, उनमें से एक फ़िक्र जो है ये इश्तराकियत है, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में सोशलिज़म भी कहा जाता है। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में हमने जो चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की, उसका उन्वान था जदीद सियासी अफकार में से कौमियत। हमने इस उन्वान के तहत चंद एक चीज़ें सीखने की और जानने की कोशिश की। इस उन्वान के तहत हमने कौमियत का माना और मफ़हूम समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद कौमियत की जो मुख्तलिफ तारीफ़ात हैं, वो जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर इस्लाम का तसव्वुर कौमियत क्या है, उसको समझने की कोशिश की कि दीन इस्लाम ने किस अंदाज से नज़रिया कौमियत को पेश किया है और दीन इस्लाम ने तमाम के तमाम मुसलमानों को सिर्फ एक ही कौम करार दिया है। इनमें रंग, नस्ल, कबीले, ज़ात की बुनियाद पर कोई किसी किस्म का फ़र्क रवा नहीं रखा। चौथे नंबर पर हमने कौमियत के जो अनासर होते हैं, उनके मुतालिक जानने की कोशिश की और सबसे आखिर पे फिर हमने कौमियत की खुसूसियात और नक़ाइस जो है, उनके मुतालिक चंद एक चीज़ें समझने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कौमियत में खुसूसियत की हामिल होती हैं और ऐसे कौन से असबाब हैं जो कौमियत में क़दह पैदा करते हैं। तो ये चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसका उन्वान भी यही है कि जदीद सियासी अफकार में से इश्तराकियत यानी सोशलिज़म। इस उन्वान के तहत हम इश्तराकियत का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर इश्तराकी नज़रिए का मुहर्रिक क्या है, असल सबब और बुनियाद क्या बनी, वो जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर इश्तराकियत के बुनियादी असूल क्या है, जिन उसूल और ज़वाबित पर ये नज़रिया खड़ा है, वो असल ज़वाबित हैं क्या, वो जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, बात अगर हम इश्तराकियत के माना और मफ़हूम की करें, तो सोशलिज़म जो होता है, इसके लुग़वी माना इज्तिमाइयत के हैं। इज्तिमाइयत से मुराद इकट्ठा होने के हैं। असल में उर्दू ज़ुबान में इश्तराकियत है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे सोशलिज़म कहा जाता है। लुग़वी एतबार से इसका माना तो इज्तिमाइयत यानी इकट्ठा होने के बनता है, लेकिन इस्तिलाही माने में इसे इश्तराकियत कहते हैं। इज्तिमाइयत मतलब जमा होना, इश्तराकियत मतलब किसी चीज़ में इश्तराक कर लेना। और असल जो इस लफ्ज़ की चुनाव का सबब है, वो ये है कि ये नज़रिया इनफरादियत की ज़िद है। असल में सोशलिज़म जो है, ये इनफरादियत के मुकाबले में बनाई गई थी, यानी जिस पर जदीद सरमायाकारी का निज़ाम तामीर हुआ था। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, आप जानते होंगे कि इनफरादियत से मुराद ये है कि हर शख्स की अपनी निजी मिल्कियत और अपनी निजी मामलात ज़िंदगी में जो पहचान है, वो नज़रिया इनफरादियत है और उसके मुकाबले में नज़रिया इश्तराकियत आया था। तो इस बुनियाद से ये इनफरादियत की ज़िद है। और इश्तराकियत का मतलब ये है कि जमात ही सब कुछ है, फ़र्द कुछ नहीं, हुकूमत ही तमाम वसाइले पैदावार की मालिक है। ये असल मफ़हूम है जो इश्तराकियत के मानने वालों ने दुनिया के सामने रखा कि असल जमात जो है, वो ही सब कुछ है। असल में जो नज़रिया इनफरादियत था, उसकी बुनियाद ये थी कि फ़र्द ही सब कुछ है, जमात कुछ नहीं। लिहाजा हुकूमत को ये हक नहीं पहुँचता कि वो फ़र्द के मुआशी मामलात में दखल अंदाजी करे।
اور جو نظریہ اشتراکیت تھا اس کا حاصل یہ ہے کہ جماعت ہی سب کچھ ہے، فرد کچھ نہیں، لہذا حکومت ہی تمام وسائل پیداوار کی مالک ہے، وہی تمام زرعی اور صنعتی تجارتی پالیسیاں بنانے اور نافذ کرنے کی مجاز ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اشتراکیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ جو بھی کام کریں گے وہ سب کے سب کام کرنے کے بعد جو آمدن ہوگی اس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے گا، اور اس اعتبار سے، اس نظریے کے اعتبار سے افرادی طور پر، اکیلے طور پر یا اپنی مرضی سے کوئی شخص کسی ذریعہ پیداوار کا مالک نہیں ہو سکتا۔ حکومت اس کے لیے جو پیشہ یا جو ڈیوٹی اور جو اجرت مقرر کرے، فرد اس کی تعمیل کرے گا اور اس پر واجب ہوگا اس کی تعمیل کرنا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے نزدیک سوشلزم کی تعریف کچھ یوں ہے کہ سوشلزم بنیادی طور پر ایک ایسا نظریہ ہے جس کا نصب العین پیداواری ذرائع کو اجتماعی کنٹرول میں لیتے ہوئے قوم کا اجتماعی طور پر اس طرح منظم ہونا کہ عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو۔ معزز علماء کرام، اس تعریف کو سمجھیں کہ سوشلزم کا بنیادی مقصد اور نصب العین جو ہوتا ہے وہ پیداواری ذرائع، ہر وہ ذریعہ جس سے کسی نہ کسی طرح آمدن ہو سکتی ہے، اس کو اجتماعی کنٹرول میں لے لینا اور قوم کا اجتماعی طور پر اس طرح منظم کرنا، یعنی ذرائع پیداوار کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کنٹرول میں کرنے کے بعد پھر لوگوں میں ایسا شعور ڈیولپ کرنا یا ان کو اس طرح منظم کرنا اجتماعی معاملات کو کہ عام لوگوں کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں جی اشتراکی نظریے کا اصل محرک اور سبب کیا بنا، اصل جو بنیاد بنی تھی وہ کیا تھی۔ معزز طلباء کرام، جو معاشی طور پر یہ نظریہ قائم کیا گیا جو سوشلزم کے نام سے ہے، اس میں اصل محرک اور جو بنیاد تھی وہ یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے، اس کی وجہ سے دولت کی پیداوار اور تقسیم میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو دولت پیدا کرنے کے بڑے ذرائع ہیں وہ چند لوگوں کی ذاتی ملکیت میں ہے۔ دولت پیدا کرنے کے بڑے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ فیکٹری ہے، زمین ہے، جنگلات ہیں، معدنیات ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، یا جو چند لوگوں کی ذاتی ملکیتیں ہوتی ہیں وہ ہیں۔ تو جو سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے ذرائع ہیں جن سے دولت پیدا کی جا سکتی ہے وہ چند لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہ دو اسباب تھے سوشلزم کے قائم ہونے کے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام رائج ہے اور ذرائع پیداوار چند لوگوں کی ملکیت میں ہے۔ اب سوشلزم والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان ان ذرائع سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت سی اخلاقی اور معاشرتی قدروں کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ وہ اس دولت کو نہ اپنے ملازموں کی بھلائی اور نہ ہی معاشرے کی فلاح و بہبود کی خاطر کام میں لا سکتا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے دولت پیدا کرنے والے جو محنت کش عوام ہوتے ہیں جن کو ان کی محنت کا مناسب صلہ بھی نہیں ملتا۔ اب اس اعتبار سے سوشلزم والے جو تھے وہ کہتے تھے یہ ذرائع پیداوار اب چند ایک بڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جب ہم مزید دولت کمانا چاہتے ہیں تو اخلاقی اقدار جو ہیں وہ داؤ پہ لگتی ہیں، اور جو سرمایہ دارانہ نظام والے ہیں وہ بھی ہمارا استحصال کر رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اشتراکیت کو بطور نظام اپنایا گیا، یعنی جتنے بھی ذرائع پیداوار ہیں، جتنی بھی دولت ہے، اس سب کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر لیا جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اشتراکی نظریے کا محرک کے بعد اشتراکیت کے بنیادی اصول کیا ہیں، یعنی ایسے کون سے اصول اور ضوابط ہیں
जिस पर नजरिए इश्तराकियत को कायम किया गया, नजरिए इश्तराकियत की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले नंबर पर जी है इज्तिमाई मलकियत। इश्तराकियत के मज़कूरा असूल का मतलब ये है कि वसाइल पैदावार यानी ज़मीनें और कारखाने वगैरह किसी शख्स की ज़ाती मलकियत में नहीं होंगे, बल्कि वो कौमी मलकियत में होंगे और हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चलाए जाएंगे। ज़ाती इस्तेमाल की अशिया ज़ाती मलकियत हो सकती हैं, लेकिन वसाइल पैदावार पर कोई ज़ाती मलकियत नहीं हो सकती। इसका नतीजा यह है कि टीट अशिया की इश्तराकी ममालिक में न सिर्फ ज़मीनें और कारखाने बल्कि तिजारती दुकानें भी किसी फर्द वाहिद की मलकियत में नहीं होती, और इनमें काम करने वाले अफराद सब हुकूमत के मुलाजिम होते हैं, और हासिल होने वाली आमदनी तमाम तर सरकारी खजाने में जाती है, और काम करने वाले मुलाजिमीन को तनख्वाह या उजरत हुकूमत की मनसूबाबंदी के तहत दी जाती है। तो इज्तिमाई मलकियत का ये है कि जो कुछ भी वसाइल पैदावार में से है वो सब हुकूमत के मलकियत है, आम बंदे का उस पर कोई हक नहीं है। दूसरे नंबर पे दूसरा असूल जो है वो ये है मनसूबाबंदी। इश्तराकी निज़ाम का दूसरा बुनियादी असूल मनसूबाबंदी है। इसका मतलब ये है कि तमाम बुनियादी मुआशी फैसले हुकूमत मनसूबाबंदी के तहत अंजाम देती है। इस मनसूबाबंदी में तमाम मुआशी ज़रूरियात और तमाम मुआशी वसाइल के आदाद शुमार जमा किए जाते हैं, और ये फैसला किया जाता है कि कौन से वसाइल किस चीज़ की पैदावार में लगाए जाएं और कौन सी चीज़ किस मिकदार में पैदा की जाए, किस शोबे में मेहनत करने वालों की क्या उजरत मुकर्रर की जाए, यानी उजरत का मुकर्रर करना, उजरत का तयन करना, और फिर वसाइल पैदावार में से तरजीह किसको दी जाए, ये सारी चीज़ें जो है मनसूबाबंदी के तहत आती हैं। तीसरे नंबर पर जो इश्तराकियत का बुनियादी उसूल है वो है इज्तिमाई मफाद, यानी मुआशरे का मफाद किस चीज़ में पिन्हा है। सरमायादाराना मईशत में सारी मुआशी सरगर्मियाँ अफराद के ज़ाती मफाद के ताबे होती हैं, लेकिन इश्तराकी निज़ाम में मनसूबाबंदी के तहत इज्तिमाई मफाद को बुनियादी तौर पर मद्देनजर रखा जाता है। यानी जो पहले दो उसूल और ज़वाबित है, इज्तिमाई मलकियत और मनसूबाबंदी, इन दोनों का मकसद ये है कि इज्तिमाई मफाद को मद्देनजर और मलहूज़ खातर रखा जाए, जिसमें इज्तिमाई मफाद होगा वो फैसला लिया जाएगा। चौथे नंबर पर आमदनी की मुनसिफाना तकसीम। इश्तराकियत का ये असूल बड़ा ही अहम है। वो ये है कि पैदावार से जो कुछ आमदनी हासिल हो वो अफराद के दरमियान मुनसिफाना तौर पर तकसीम हो, और गरीबों अमीर के दरमियान ज्यादा फासले ना हो, आमदनियों में तवाज़ुन हो। शुरू में ये दावा किया गया था कि इश्तराकियत में आमदनी की मसावात होगी, यानी सबकी आमदनी बराबर होगी, लेकिन ऐसा कभी भी अमलन मुमकिन हो ही नहीं सकता, और ना ही कभी ऐसा मुमकिन हो पाया। लोगों की उजरतें और तनख्वाहें कम ज्यादा होती रही। अलबत्ता इश्तराकियत में कम से कम ये दावा फिर जरूर किया गया है कि इस निज़ाम में तनख्वाहों और उजरतों के दरमियान तफावुत बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी तफावुत होगा तो सही, लेकिन हद से ज्यादा या बहुत ज्यादा नहीं होगा। मज़ीद सुलामा किराम, उम्मीद है आपने इस सबक को समझ लिया होगा। हम अपने आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। आज के सबक में हमने जदीद सियासी अफकार में से सोशलिज्म यानी इश्तराकियत के मुतालिक उसका माना मफहूम समझने की कोशिश की, इश्तराकी नजरिए का जो मुहर्रिक है वो जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर इश्तराकियत के बुनियादी उसूल उनको जानने की कोशिश की। अगले सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे जदीद सियासी अफकार में से इश्तराकियत, यानी जो इसकी कुछ चीज़ें रह गई हैं इस सबक की वो पढ़ेंगे। इस उन्वान के तहत हम इश्तराकियत की खुसूसियात जानने की कोशिश करेंगे, फिर इश्तराकियत के नकाइश क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, और आखिर पे इस्लाम और इश्तराकियत में फ़र्क क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस सवाल को हल करें। सवाल ये है कि इश्तराकियत की बुनियाद किसने रखी, आपने इस सवाल का जवाब तलाश करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।